वो बड़ा नेक दिल, दानिशमंद और इल्म दोस्त बादशाह था। इसीलिए आलमों और हकीमों का बड़ा कदरदान था। बादशाह खुद भी बहुत बड़ा आलम था। इल्म दोस्त होने की वजह से वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने और लिखवाने का बहुत शौकीन था। थोड़े से अरसे में उसने सैकड़ों नादिर किताबें जमा कर ली थीं। वो उन कुतुब का मुताला करके बहुत खुश होता। एक दिन बादशाह कुतुब खाने में बैठा मुताले में मसरूफ था। इसी दौरान इसे ख्याल आया कि कुतुब खाने में ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं जिसमें इंसानी जिस्म की तमाम बीमारियों की अलामात और उनका इलाज तहरीर हो। उसने फैसला किया कि वो ऐसी किताब जरूर लिखवाएगा। बादशाह ने इसी वक्त शाही हकीम को बुलवाया और कहा, हकीम साहिब, मैं चाहता हूं कि आप हिकमत पर ऐसी किताब लिखें जिसमें तमाम इंसानी बीमारियों की अलामात और उनका इलाज तहरीर हो। शाही हकीम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत में आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। मैं बहुत जल्द ऐसी किताब तैयार करूंगा जिसे आप पसंद फरमाएंगे और वो निहायत मुफीद किताब होगी। ये कहकर हकीम साहब ने बादशाह से इजाज़त ली और रुखसत हो गए। बादशाह को दिली तौर पर बड़ी खुशी हुई कि ये किताब न सिर्फ इसके कुतुब खाने की जीनत बनेगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी रहनुमा और मुफीद साबित होगी। शाही हकीम साहब ने बादशाह के फरमान के मुताबिक किताब लिखना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने ऐसी तमाम बीमारियों के नाम इकट्ठे किए जो इंसानों को लाहिक हो सकती थीं। इसके बाद उनके इलाज और परहेज लिखने का मरहला आया। इस सिलसिले में हकीम साहब ने इन तमाम जड़ी बूटियों के नाम लिख दिए जो बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती थीं। इस किताब को तैयार करने में एक लंबा अरसा लग गया, मगर हकीम साहब ने इसे एक ही जिल्द में तैयार कर दिया। किताब मुकम्मल कर लेने के बाद उन्होंने निहायत अदब और एहतराम से बादशाह सलामत की खिदमत में इसे पेश किया। बादशाह किताब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर हकीम साहब को मालामाल कर दिया। इतनी इज्जत मिलने पर हकीम साहब बहुत खुश हुए। ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उनकी किताब एक सच्चे कदरदान के पास गई है। बादशाह ने वो किताब अपने मुताले के खास कमरे में रखवा दी। उधर किताब लिखने के कुछ ही अरसे बाद हकीम साहब वफात पा गए। एक दिन बादशाह फारिग बैठा था कि उसे अचानक उस किताब का ख्याल आया। उसने फौरी तौर पर किताब मंगवाई और उसका मुताला शुरू कर दिया। बादशाह को शुरू से ही किताब बहुत पसंद आई। किताब निहायत आसान और सलीस ज़बान में लिखी थी। बादशाह ने बीमारियों की अलामात के बारे में पढ़ा, फिर उनके इलाज के बारे में मुताला किया और अद्वियात के इस्तेमाल में जिन चीज़ों का परहेज था उन्हें भी गौर से पढ़ा। आखिरकार वो एक ऐसे बाब पर पहुंचा जिसमें लिखा हुआ था कि क्या चीज़ें खाने के बाद कौन कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसके बाद लिखा गया था कि अगर दो मुतज़ाद चीज़ें खा ली जाएं तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इंसान कौन कौन सी तकालीफ में मुब्तला हो सकता है। ये बाब पढ़कर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगा, भला ये कैसे मुमकिन है कि दो मुतज़ाद चीज़ें खा लेने से आदमी बीमार हो जाए। एक जगह लिखा था कि अगर तरबूज खा लेने के फौरन बाद दूध पी लिया जाए तो कॉलंज यानी अंतड़ियों के दर्द का खतरा पैदा हो जाता है। से ये बात नामुमकिन लगी। उसने सोचा कि हकीम साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे से दरियाफ्त किया जाए कि हकीम साहब के दावे में किस हद तक सदाकत है। दूसरे रोज बादशाह सलामत ने शाही हकीम के बेटे, जो खुद भी मुमताज हकीम था, को बुलाया और उससे इस मसले के बारे में दरियाफ्त किया। हकीम साहिब के बेटे ने कहा, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, आपको मालूम है कि मेरे वालिद एक लायक और तजर्बाकार हकीम थे। उन्होंने जो कुछ तहरीर किया है वो जरूर तजुर्बे की कसौटी पर पूरा उतरेगा। बादशाह ने कहा, हम उसे आजमा कर देखना चाहते हैं। हकीम साहिब के बेटे ने कहा कि अब सुबह किसी शख्स को तलब फरमाएं और इसे एक के बाद दीगरे दोनों चीजें खिलाएं और फिर उसका नतीजा अपनी आंखों से देख ले। बादशाह ने इसकी बात मान ली और सुबह होते ही सिपाही एक सेहतमंद किसान को बादशाह के दरबार में ले। बादशाह ने हकीम साहब के बेटे को भी बुला लिया
اور کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے، اس کے بعد اسے دودھ پلایا جائے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد قولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا، اس کے 2 منٹ کے بعد اسے گرم گرم دودھ پلا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی ردی عمل ظاہر نہ ہوا۔ جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بادشاہ نوجوان حکیم سے مخاطب ہوا اور بولا، تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھ دی اور اب تم نے بھی دیکھ لیا۔ حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا، آخر تھوڑی دیر کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، مجھے 3 ماہ کی مہلت دی جائے، اس عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا، 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسی دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا۔ اسے نرم و ملائم کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے اور سونے کے لیے بھی نرم اور انتہائی آرام دہ بستر دیا گیا۔ غرض کسان نہایت آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے عمدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی گزارے گا۔ آخر کار 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حکیم صاحب نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ ایک رات اس شخص کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گتے کے 2 موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیے تاکہ دیکھا جائے کہ اسے کیسی نیند آتی ہے۔ سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار اور سخت ہے۔ وہ جس طرف بھی کروٹ لیتا اس کا یہی حال ہوتا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس لیے اسے کچھ نظر بھی نہ آیا۔ اس نے ساری رات بڑی مشکل میں کاٹی۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت حکیم صاحب نے کسان سے پوچھا، کہو بھائی رات کیسی گزری؟ کسان نے کہا، حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں، رات بہت مشکل سے گزری، یوں لگتا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو، کمر میں تمام رات کنکر چبھتے رہے، میری تو ساری رات آنکھ بھی نہیں لگی۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا، آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ اسے گتے کے صرف 2 ٹکڑوں سے پلنگ ناہموار محسوس ہونے لگا ہے اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چبھنے لگے۔ حکیم صاحب اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا، حضور اب آپ اس کا امتحان لے۔ بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا۔ اس نے فوراً تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں آ گئیں تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا اور پھر دودھ پلایا گیا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا۔ اس نے حکیم صاحب سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ حکیم صاحب نے جواب دیا، حضور بات یہ ہے کہ میرے والد نے نسخے بہت سوچ سمجھ کر لکھے تھے۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے اور جو باتیں تحریر کی گئیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھیں۔ اب اس کسان کی بات سن لے۔ پہلے یہ بڑا محنتی تھا، سخت محنت مشقت کیا کرتا، اس کا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم تھا، لیکن جب اسے آرام دہ ماحول میں رکھا گیا تو یہ نازک مزاج ہو گیا۔ شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج اپنے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر دکھایا۔
और ये दर्द और तकलीफ की वजह से तड़पने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ आराम तलबी और मेहनत न करने का नतीजा है। किसान जब तक मेहनत करता और सादा जिंदगी गुजारता रहा, वो बीमारियों से दूर रहा। लेकिन जब वो मेहनत तर्क करके आराम की जिंदगी गुजारने लगा तो उसकी तबीयत में नज़ाकत आ गई और वो बहुत जल्द बीमार हो गया। बादशाह ने हकीम के बेटे की बात मान ली और किसान के इलाज का हुक्म दे दिया। अल्लाह ताला हमें आराम की बुरी आदत से बचाए और मेहनत करने वालों की तरह कामयाब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि मैं किसी आदमी को देखता हूँ और वो मुझे पसंद आता है, मगर जब मालूम होता है कि वो कोई काम नहीं करता तो वो मेरी निगाहों में गिर जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तंदुरुस्ती और फुर्सत के लम्हात दो ऐसी नेमतें हैं जिनमें अक्सर लोग घाटे में मुब्तला हैं। हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद ग्रामी है, मैं इस बात को बहुत मयूब समझता हूँ कि तुम में से कोई बेमानी जिंदगी बसर करे, ना दुनिया के लिए कोई अमल करे और ना ही आखिरत के लिए। हकीकत यह है कि बेकारी निहायत ही बुरी चीज़ है। वो आदमी की तमाम बेहतरीन सलाहियतों को खा जाती है। बेकार आदमी बज़ाहिर देखने में जिंदा मालूम होता है, मगर हकीकत में वो एक मरा हुआ इंसान होता है। इसके अंदर से वो तमाम लतीफ़ एहसासात ख़त्म हो जाते हैं जो किसी इंसान को हकीकी मानों में इंसान बनाते हैं। अब शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि बिस्तर में एक हफ्ता आराम करने से हड्डियों के हजम में 1% तक कमी वाक़ई हो जाती है। इसलिए बड़े ऑपरेशन वगैरह के बाद कैल्शियम की इजाफी खुराक इस्तेमाल करनी पड़ती है। नेब्रास्का की क्रॉटन यूनिवर्सिटी के हड्डियों और कैल्शियम की चोटी के माहिर डॉक्टर रॉबर्ट बीने के मुताबिक बिस्तर में लेटे रहने से हड्डियां बेअमली की वजह से घुलने लगती हैं और घुलाव की रफ्तार 1% फी हफ्ता रहती है। टालने की आदत से बचें। चीज़ों या कामों को आगे के लिए या कल पर मत टालें। कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने काम को फौरन पूरा करते हैं। किसी चीज़ को शुरू करने का सही वक्त बस यही है, कल नहीं। सिर्फ बातें करना और चीज़ों को रोज़ बरोज़ लटकाए रखना नाकामी की तरफ जाने का लाज़मी इशारा है। इसलिए सस्ती छोड़ दें और काम शुरू कर दें। हर माहिर नफ्सियात आपको यही मशवरा देगा कि मसरूफ़ रहें। आसाबी मरीज़ के लिए ये बेहतरीन इलाज है। हिंड्यू डब्ल्यू लॉन्गफेलो की बीवी एक दिन मोमबत्ती के साथ किसी मोमी सेल को पिघला रही थी कि इसके कपड़ों को आग लग गई। लॉन्गफेलो उसकी चीखें सुनकर भागा, मगर वो उसके पहुंचने से पहले ही जलकर मर गई। कुछ देर के लिए वो इस हौलनाक हादसे के बाइस तकरीबन पागल हो गया, मगर खुशकिस्मती से इसके 3 बच्चों को उसकी तवज्जो की ज़रूरत थी। उसने अपनी नौजवान बीवी की वफ़ात पर अपने आप को मसरूफ़ रखा। अपने गम के बावजूद लॉन्गफेलो को उनका बाप और माँ बनकर दिखाना पड़ा। वो उन्हें बाहर ले जाता, कहानियां सुनाता और उनके साथ खेलता। इन सब कामों ने इसे इतना मसरूफ़ कर दिया कि इसका सुकून इसे वापस मिल गया। डॉक्टरों का कहना है कि सेहतमंद बढ़ती उम्र और दिमागी चुस्ती का गहरा ताल्लुक है। बेकार दिमाग बिल्कुल इसी तरह ख़त्म हो जाता है जैसा कि ना इस्तेमाल होने वाली टांग। जिस तरह वर्जिश पट्टों की हिफाजत करती है, दिमागी काम आपकी क़ुव्वती मुदाफ़अत और दिमाग की सलाहियत को कायम रखता है। जो लोग 100 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं वो जिंदगी से फरार हासिल नहीं करते, बल्कि हर कदम पर किसी भी नुकसान का अच्छे तरीके से सामना करते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि लोग अपनी जिंदगी में हर किस्म का जानी व माली नुकसान बर्दाश्त करने के बावजूद अब भी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। मौत से पहले मरने की कोशिश न करें, बल्कि सेहतमंद और तवील जिंदगी पाने के लिए सादा खुराक, वर्जिश और मुस्बत सोच इख्तियार करें। विलिच कहता है कि जिंदगी की सख्तियां आसान बनाना चाहते हो तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखो। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जो लोग दिन में घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और चलने फिरने और जिस्मानी मशक्क़त से जी चुराते हैं, इनमें फालिज का ख़तरा भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा नाज़रीन, अगर हम बहैसियत मुसलमान कौम कामयाबी से हमकिनार होना चाहते हैं
اور پھر سے پوری دنیا پر اپنی بادشاہت اور حکمرانی چاہتے ہیں، تو ہمیں محنت اور جدوجہد کو اپنا شیوا بنا لینا چاہیے۔ خاص طور پر نوجوان نسل جو قوم کا قیمتی سرمایہ تصور کیے جاتے ہیں، ملک و قوم کی ترقی کا دار و مدار نوجوان نسل پر ہے، لہذا نوجوان نسل کو اپنے اندر محنت اور جدوجہد جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت کرنے والے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی عزت اور تکریم سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ سب مل کر کام کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور ہمارے ملک کا نام اونچا ہو۔ محنت ہی میں برکت ہوتی ہے۔ آج جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، بجلی، ہوائی جہاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے ہی ایجاد ہوئیں، اور یہ سب کچھ مختلف لوگوں کی محنت اور کوششوں سے وجود میں آئی ہے۔ اور جو قوم محنت اور کوشش نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتی ہے۔ انہیں ترقی یافتہ قوموں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ محنت ہی سے ترقی ممکن ہے۔ جس چیز کے لیے محنت اور کوشش کی جائے وہ ضرور حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کو وقت پر کاشت کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، اسے وقت پر پانی دیتا اور محنت کرتا ہے، پھر اس کو محنت کا پھل اناج کی صورت میں ملتا ہے۔ محنت اور کوشش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے اور ترقی کے نئے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ محنت کی ہو تو ہی انسان کی عزت بھی ہوتی ہے۔ امید ہے ویڈیو اب سب کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے تو اپنے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔